हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, हम इस समय जो है करंट अफेयर्स जो है टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। तो हमने आज बजट लिया है 2022-23 का बजट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका अगली परीक्षाओं के लिए, अभी की परीक्षाओं के लिए। सब में आपका एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, एक क्वेश्चन आपका पक्का है। आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए, बजट से आपका एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ओके, और हम किस एग्जाम को अभी देख रहे हैं, हाल ही में हम पेट को देख रहे हैं और वीडियो री एग्जाम को देख रहे हैं। ओके, तो बजट से एक क्वेश्चन आपका पक्का है। कभी कभी बजट में पैसे भी पूछ लेते हैं, कितने रुपए आवंटित किए गए हैं, तो सारी चीज़ें, तो हम इन सारी चीज़ों को जानते हैं। तो पहले हम थोड़ा सा बजट के बारे में जान ले रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए हम आगे आते हैं, सीधे देखते हैं बजट। बजट क्या होता है हम नॉर्मली बता रहे हैं आपको, फिर हम आते हैं पॉइंट पे। देखिए, बजट की बात करें तो 1955 तक जो है बजट आता था, ये इंग्लिश में आता था। ओके, ये याद रखिएगा, जो 1955 तक बजट आता था ये इंग्लिश में आता था। ठीक, उसके बाद जो है 1956 में जो बजट आया था ये बाइलिंगुअल आया था। ओके, ये याद रखिएगा। 1955 में बजट क्या किस भाषा में आता था? इंग्लिश भाषा में आता था। 1956 में बजट जो है बाइलिंगुअल आया। और फिर 2016 तक बजट की हम बात करें, 2016 तक जो है रेल बजट जो है आम बजट से अलग था। रेल बजट आम बजट से अलग था। आम बजट से अलग था। लेकिन 2017 में जो बजट आया उसमें रेल बजट और आम बजट को जोड़ दिया गया, प्लस आम बजट को जोड़ दिया गया। ओके, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा बजट के बारे में देख लिया हमने। अगर देखें कि सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया, थोड़ा सा इतिहास में हम देखते हैं कि सबसे अधिक बार किसने बजट पेश किया। सबसे अधिक बार, ओके, ध्यान से सुन देखिएगा, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया? ये पेश किया मोरारजी देसाई ने। मोरारजी देसाई ने। ओके, इन्होंने जो है 10 बार बजट पेश किया और ये भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। ओके, इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। अगर क्वेश्चन आपसे कभी पूछे कि सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया था, तो मोरारजी देसाई ने पेश किया था। और इन्हें पाकिस्तान का, मोरारजी देसाई को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान मिला था। कौन सा है? निशान ए पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी इन्हें प्राप्त हुआ है, निशान ए पाकिस्तान, याद रखिएगा। ओके, पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है मोरारजी देसाई को। इन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है, 10 बार। ओके, तो इस बारे में इतना आप जान लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं, एक चीज़ और देख लेते हैं कि स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है। ओके, स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आया था। ओके, और इसे किसने पेश किया था? इसे पेश किया था आर.के. षणमुखम शेट्टी ने। आर.के. षणमुखम चेट्टी ने। ओके, ये पहला बजट इन्होंने पेश किया था, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। ओके, वैसे अधिक बार बजट इन्होंने पेश किया था, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले बजट की बात करें तो 1947 में आर.के. षणमुखम शेट्टी ने इसे प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा। ओके, चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। और बात की जाए वार्षिक वित्तीय विवरण। ओके, संविधान में जो है बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में अगर पूछा जाए तो बजट का उल्लेख नहीं है, इसी को नाम दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ओके, इसी को दिया गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। ये किस आर्टिकल में है? अगर आर्टिकल पूछा जाए तो कौन से आर्टिकल में आएगा वार्षिक वित्तीय विवरण? ये आता है आर्टिकल 112 में। और क्या 110 में धन विधेयक आता है और 108 में आता है संयुक्त बैठक। तो चलिए हम देखते हैं, बजट को ही बोलते हैं, बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है हमारे संविधान में। बजट को ही वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं, उसका उल्लेख है अनुच्छेद 112 में। ओके, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ओके, तो ये थोड़ा सा हमने इतिहास जाना। फिर हम आते हैं पॉइंट टू पॉइंट 2022-23 के बजट पे। चलिए एक बार इसको और बता देते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, 1955 तक बजट आता था इंग्लिश में, फिर 1956 से फिर बाइलिंगुअल में आने लगा। 2016 में रेल बजट और आम बजट अलग अलग आते थे। 2017 से रेल बजट और आम बजट को एक में कर दिया गया था। और सबसे अधिक बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने। इन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान ए पाकिस्तान भी मिला था। इन्होंने 10 बार बजट पेश किया था। फिर देखते हैं स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में आर.के. षणमुखम चेट्टी ने पेश किया था। और बजट का बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, बजट के स्थान पर
वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं लेटेस्ट आपकी 2022-23 की बजट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों पर जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट हम लिख के फिर आपको समझाते हैं। और बजट की क्लास ज़रूर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा जिनका भी एग्जाम होगा आपके अपने फ्रेंड पे। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, नहीं तो आपको 1 हफ्ते लग जाएगा बजट समझने में ही। आपको एक जगह मिलेंगे सारे बजट। ओके, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको मिल जाएंगे। ओके, सीधे हम आते हैं पॉइंट पे। चलिए देखते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो है अब की बार चौथी बार जो है बजट पेश किया है इन्होंने, 4th बार। ओके, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब की बार चौथी बार जो है बजट पेश किया है। पहला पेपरलेस बजट पेश करने का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। पहला पेपरलेस बजट 2021-22 का था। पहला पेपरलेस बजट भी पेश करने का श्रेय इन्हीं को जाता है, निर्मला सीतारमण को ही जाता है। और ये पेपरलेस बजट के लिए एक ऐप बनाया गया था, वो NIC के द्वारा बनाया गया था। NIC द्वारा जो ऐप था वो NIC द्वारा बनाया गया था, याद रखिएगा, NIC द्वारा बनाया गया था। ओके, तो हमने क्या देखा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब की बार चौथी बार जो है बजट पेश किया है, याद रखिएगा, चौथी बार बजट पेश किया है। और इन्हें ही पहला पेपरलेस बजट पेश करने का श्रेय जाता है। और ये इस बजट को पेश करने के लिए जो ऐप बनाया गया था वो NIC के द्वारा बनाया गया था। ओके, ये आपको समझ में आ गया है। फिर उसके बाद बात करते हैं, ये पहली महिला वित्त मंत्री हैं इतनी ज़्यादा बार बजट पेश करने वाली, ये पहली महिला वित्त मंत्री मानेंगे निर्मला सीतारमण को। ओके, चलिए ये चीज़ हम देख लें। फिर देखते हैं चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जो चालू वित्त वर्ष चल रहा है यानी कि 21-22 का, उसमें भारत की आर्थिक वृद्धि दर क्या थी, तो 9.27%। इंपॉर्टेंट है, ये परसेंट याद रखिएगा, 9.27% इनकी आर्थिक वृद्धि दर थी, याद रखिएगा। अब यहाँ पे दे रहा है अगला आज़ादी का अमृतकाल। ओके, अगला आज़ादी का अमृतकाल कब होगा, तो हम कहेंगे 25 वर्ष बाद। कैसे, 1 मिनट, 25 वर्ष बाद। अब की बार 75वें वर्ष हुआ है, उसके बाद 100वें वर्ष होगा। ओके, दोनों में कितना डिफरेंस आएगा, 25 वर्ष का। तो इसलिए क्वेश्चन अगर पूछे कब होगा तो 100वें वर्ष होगा, या ऐसे ऑप्शन देगा तो 25 वर्ष बाद हम लिखेंगे। ओके, तो अगला आज़ादी का अमृतकाल जो है, ये अमृतकाल है, याद रखिएगा। ये अमृत महोत्सव था 75 साल का, और जो 100 साल का है वो अमृतकाल होगा। ये 25 वर्ष, अब से जो 75वां हुआ है उसके 25 साल बाद होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा 100वां। ऐसे क्वेश्चन पूछे अगला आज़ादी का अमृतकाल कब होगा, तो 25 वर्ष बाद होगा। बस इतना ही आपको याद करना है। ओके, चलिए अब देखते हैं हम आगे। जो अमृतकाल के लिए प्राथमिक विकास पर जोर दिया गया, तो इसके 4 पहलुओं पर महत्वपूर्ण विशेष जोर दिया गया है। इसके 4 पहलू पर विशेष जोर दिया है। पहला क्या है, PM गति शक्ति पर। दूसरा है समेकित विकास पर। तीसरा है क्या, निवेश को वित्तीय मदद के लिए, ठीक है, वित्तीय मदद का। और चौथा है उत्पादन संवर्धन, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्य पर विशेष जोर दिया जाएगा अमृतकाल के लिए। ये आगामी जो आने वाला है समय, उसमें इन सभी पहलुओं पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जाएगा। ओके, पहला कौन सा है, ये ऑप्शन पूछ सकता है कि अमृतकाल के लिए कौन कौन से प्राथमिक विकास है जिन पर जोर दिया गया है। तो इन चारों को आप याद करिएगा, PM गति शक्ति, समेकित विकास, निवेश को वित्तीय मदद, उत्पादन संवर्धन, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्य। अगर PM गति शक्ति बात करें तो PM गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 इंजन यानी कि 7 क्षेत्र, ओके, 7 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है बजट में। अब बजट में वो 7 क्षेत्र कौन कौन से हैं, पहला हम रेल मार्ग, ओके, यहाँ पे लिख देते हैं रेल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग, ओके, सड़क मार्ग, 4 हो गए। ओके, हम देखते हैं रेल मार्ग, जल मार्ग, हवाई मार्ग, सड़क मार्ग और बंदरगाह, माल परिवहन, बंदरगाह, माल परिवहन। ये नाम याद रखिएगा, किस किस क्षेत्र में PM गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन से क्षेत्रों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से क्षेत्रों को बढ़ावा दिया गया है। तो अभी 6 हो गई है। अब एक और देखते हैं, एक है लॉजिस्टिक अवसंरचना, लॉजिस्टिक अवसंरचना। ओके, चलिए हम देखते हैं फिर से एक बार। PM गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है, कौन कौन सा। पहला क्या है, हवाई रेल मार्ग, दूसरा हवाई रेल मार्ग, जल मार्ग, तीसरा है हवाई मार्ग, चौथा है सड़क मार्ग, 5वां है बंदरगाह, छठा है माल परिवहन, 7वां है लॉजिस्टिक अवसंरचना। अब आप सोच रहे हैं लॉजिस्टिक अवसंरचना क्या है, तो लॉजिस्टिक अवसंरचना के अंतर्गत वो स्थान जहाँ पर सामान रखे जाएंगे, जो भी माल आएंगे वो रखे जाएंगे, तो लॉजिस्टिक अवसंरचना। चलिए हमने इसको जान लिया।
ओके, चलिए एक बार और हम देख लेते हैं। चालू वित्त वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर 9.27% है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला आज़ादी का अमृतकाल 25 वर्ष बाद होगा और अमृतकाल के लिए प्राथमिक विकास के 4 पहलुओं पर विशेष जोर दिया गया है। पीएम गति शक्ति, समेकित विकास, निवेश को वित्तीय मदद और उत्पादन संवर्धन, उदीयमान अवसर और ऊर्जा संक्रमण, जलवायु कार्य। ओके, इतना याद हो गया आपको। अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा लंबी क्लास जाएगी, आपका पूरा बजट खत्म करना है, ध्यान से देखिएगा और एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है और इसके अलावा आपको अलग से बजट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए हम आगे देखते हैं। हमने देखा कि 2022-23 में जो बजट है 2022-23 में नेशनल हाईवे नेटवर्क, ओके, नेशनल हाईवे नेटवर्क के लिए 25,000 किलोमीटर, ओके, 25,000 किलोमीटर और बढ़ा दिया गया है सड़कों को। ओके, इसको और बढ़ा दिया गया है 25,000 किलोमीटर। इसके अंतर्गत 2022-23 के बजट के अंतर्गत नेशनल हाईवे नेटवर्क है 25,000 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ऐसे ही आपका आंकड़ों में ही कोई क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि आंकड़े हैं, आपको एक बार में समझ में नहीं आएगा, इसको आपको देखना पड़ेगा 1-2 बार और तभी आपको ये क्लास समझ में आएगी, क्योंकि बजट एक बार में बाकी आपको याद हो जाएगा, आंकड़े नहीं याद होते हैं। ओके, तो चलिए हम सीधे देखते हैं क्या है कि बजट 2022 में नेशनल हाईवे नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है। ओके, याद रखिएगा। फिर देखते हैं 2022-23 में वित्त प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? ब्याज और देयता। ओके, ब्याज और देयता, क्योंकि ब्याज से सबसे ज़्यादा धनराशि प्राप्त होती है। ब्याज और देयता सबसे बड़ा स्रोत है, ये आपके क्वेश्चन में आएगा, तो ऐसे ऑप्शन दिया रहेगा। ओके, वित्त प्राप्त करने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ब्याज और देयता, याद रखिएगा। ब्याज और देयता, इससे लगभग 35%, टोटल में से 35% कमाई सरकार की इससे होती है, ब्याज से। ओके, फिर आगे देखते हैं 2022-23 का राजकोषीय घाटा जो है जीडीपी कितनी थी 2022-23 की? तो 2022-23 की जो जीडीपी थी, राजकोषीय घाटा था इनका, अनुमानित है, कितना अनुमानित है? 6.4% अनुमानित है। ओके, 6.4% अनुमानित है और 2025-26 का लक्ष्य इनका है 6.9%। सॉरी, हाँ, पिछले साल का देखिए 2025-26 का लक्ष्य है इनका 4.5% और इनका पिछले साल जो रहा है जीडीपी यानी राजकोषीय घाटा, ये रहा है 6.9%। ओके, देखिए पिछले साल इनका 21-22 में कितना रहा है? 6.9 और 22-23 का अनुमान लगाया है इन्होंने कि 6.4% रहेगा और अगले 2025-26 का लक्ष्य लगाया है कि 4.5% राजकोषीय घाटा इनका रहेगा जीडीपी। ओके, चलिए एक बार हम और देख लेते हैं। राजकोषीय घाटा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा। राजकोषीय घाटा यानी जीडीपी भारत की 6.4% अनुमानित है 2022-23 की बजट में और 2025-26 के बजट में लक्ष्य कितना है? 4.5% जीडीपी का और पिछले साल रहा है 6.9% जीडीपी। ये तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। पिछले साल 6.9% अनुमानित है, अगली बार 6.4% और 25-26 के लिए 4.5%। और ये जो है ये केंद्र की है, याद रखिएगा, केंद्र की। ओके, ये केंद्र की है। और अगर बात करें हम राज्य की, तो राज्य की इस समय कितनी चल रही है? 4% चल रही है जीडीपी। राजकोषीय घाटा जो है 4% राज्य का चल रहा है। अभी राज्य का आगे आएगा। फिर हम आगे देखते हैं कि 2022-23 में ओके बजट में क्या दिया है कि पीपीपी मॉडल पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे। ओके, पीपीपी मॉडल पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे। ओके, और इसके लिए जो है ठीक है, तो इसमें देखते हैं पीपीपी का क्या होगा? पब्लिक होगा, प्राइवेट होगा और पार्टनरशिप होगा। पीपी का क्या? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ये इसका फुल फॉर्म है, पार्टनरशिप, ये याद रखिएगा। तो हम देखते हैं पीपीपी मॉडल पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे 2022-23 के बजट में। ये क्या है? ये लिखा हुआ है, यानी कि ऐसा बोला गया है। फिर आगे देखते हैं 2022-23 में सर्वाधिक व्यय किस पर हुआ है? तो भाई जाहिर सी बात है, जब आप ब्याज से कमाएंगे तो आपको देना ही पड़ेगा। ओके, तो आप भी तो कहीं ना कहीं से लेंगे। ओके, तो ब्याज भुगतान पे इनका सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ है। जब आप ब्याज ले रहे हैं तो आपको ब्याज देना भी पड़ेगा। ओके, तो सबसे ज़्यादा खर्चा भी इनका ब्याज भुगतान पे हुआ है, सबसे ज़्यादा बड़ा स्रोत भी रहा है आय का ब्याज और देयता। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ठीक है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के तहत, ठीक है, स्कीम है, स्कीम के तहत अगले 5 सालों के लिए, ये क्या है? अगला 5 साल है।
अगले 5 सालों के लिए 14 सेक्टरों में 30 लाख करोड़ रुपए अनुमानित किए गए हैं देने के लिए। अतिरिक्त ये इतने पैसे दिए जाएंगे अगले 5 साल में, ये अतिरिक्त है उत्पादन, ओके, का अनुमान है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत अगले 5 वर्षों में 14 सेक्टरों में 30 लाख करोड़, ओके, 30 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त उत्पादन, 30 लाख करोड़ का अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य है। किसका लक्ष्य है? अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य है, याद रखिएगा, अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सारे आंकड़े इंपॉर्टेंट हैं, ओके। और इसके तहत क्या कहा गया है कि 60 लाख युवाओं को 60 लाख रोजगार दिए जाएंगे, कि अगर ऐसा होगा तो 60 लाख रोजगार दिए जाएंगे। अनुमान कितना है? 30 लाख करोड़ का, याद रखिएगा। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत अगले 5 वर्षों में 14 सेक्टरों में अतिरिक्त उत्पादन जो है 30 लाख करोड़ का ये लक्ष्य है, इसका अनुमान लगाया है इन्होंने। और इसके अंतर्गत इन्होंने कहा है कि 60 लाख रोजगार दिए जाएंगे। फिर देखते हैं बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, इंपॉर्टेंट है ये, 2023 है, इसको याद रखिएगा। बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 है, ये यूएन ने घोषित किया था, ये भी याद रखिएगा, यूएन ने घोषित किया था। चलिए ये हो गया। एक बार और देख लेते हैं। 2022-23 में नेशनल हाईवे नेटवर्क को 25,000 किलोमीटर बढ़ा दिया गया है, ओके। फिर 2022-23 में सबसे ज़्यादा वित्त प्राप्त करने का स्रोत क्या रहा है? ब्याज और देयता रहा है। और 2022-23 के राजकोषीय घाटे की बात करें जीडीपी की, तो 6.4% रहेगी, अनुमान लगाया गया है। पिछले साल 6.9% थी, और अगली बार 2025-26 में जो है 4.5% का अनुमान लगाया गया है, ओके। ये सेंटर का है, राज्य का 4% है इस समय वित्तीय वर्ष में। फिर देखते हैं 2022-23 में जो पीपीपी मॉडल पर मल्टी लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे, इसके लिए जो है इसका पीपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अगर बात करें 2022-23 में सर्वाधिक व्यय किस पर हुआ है? ब्याज भुगतान पर हुआ है। ब्याज भुगतान से प्राप्त भी कर रहे हैं और दे भी रहे हैं, ओके। फिर देखते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत अगले 5 वर्षों में 14 सेक्टरों में 30 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य है। 30 लाख करोड़ अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य है, और इसमें 60 लाख लोगों को नौकरी देने की बात की गई है कि 60 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलेगा। फिर देखते हैं बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की बात करें तो 2023 है, और यूएन ने घोषणा की थी बाजरे का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या है? 2023 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, आपकी थोड़ी लंबी क्लास जाएगी, ओके। इसके लिए परेशान मत होइएगा, क्योंकि बजट है और बजट हमको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बजट पूछा जाएगा बार बार। चलिए सीधे हम आते हैं चैप्टर पे, टाइम नहीं बर्बाद करते हैं। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना ये रेलवे ने शुरू की है। अब नहीं, पहले हम देखते हैं क्या है ये। बजट में जो प्रमुख घोषणाएं की गई हैं उसके बारे में जानते हैं। बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, हम उसको देखें कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं। घोषणा में क्या है, कौन कौन से प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं, किस पे कितना खर्चा होगा, जिस चीज़ का खर्चा बताया गया है उसको हम देखेंगे, और कौन कौन सी घोषणाएं की गई हैं उन सब चीज़ों को हम देखेंगे कि बजट में घोषणाएं क्या क्या की गई हैं अब की बार 2022-23 में। तो ये घोषणा की गई है 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना, ये रेलवे द्वारा शुरू की जाएगी, ओके। इसमें क्या है, लोगों के स्थानीय व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, ओके। स्थानीय लोगों के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा, ओके। आपको याद होगा कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो चलाई गई थी, तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? कंगना रनौत थी। तो उसी टाइप का क्या है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना, तो रेलवे शुरू करेगी, ओके। और स्थानीय लोगों को इसमें व्यवसाय में सहायता मिलेगी उनके, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। फिर देखते हैं पर्वतमाला योजना। अब पर्वतमाला योजना हमने आपको योजना में भी पढ़ा है, कहाँ की योजना है ये आपको बताना है। ये क्या है, ये रोप वे, यानी रस्सी के माध्यम से जो है रास्ता जो बनाया जाएगा, रोप वे, ओके। ध्यान से सुनिएगा। इसमें क्या है, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है, यहाँ लिख देते हैं राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है, विकास कार्यक्रम, ओके, याद रखिएगा। इसमें 8 परियोजनाओं को शामिल किया गया है, और लगभग ये 60 किलोमीटर लंबा रास्ता बनेगा। रोपवे के माध्यम से 60 किलोमीटर लंबा रास्ता बनेगा, याद रखिएगा। तो पर्वतमाला योजना राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है, ओके। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम है, इसके अंतर्गत जो है 8 परियोजनाओं पर कार्य होगा, और जो है 60 किलोमीटर लंबा रास्ता लगभग बनाया जाएगा, रस्सी वाला रास्ता, ओके। और किस मॉडल पर आधारित होगा, तो पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा, ये याद रखिएगा। पीपीपी मॉडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको इकोनॉमिक्स में भी और इसमें भी। क्या है, पब्लिक प्राइवेट और पार्टनरशिप। फिर आगे देखते हैं किसान ड्रोन योजना शुरू की जाएगी। फसल मूल्यांकन, कीटनाशक और पोषक तत्वों के छिड़काव की अधिक जानकारी के लिए, उसको पता करने के लिए किसान ड्रोन योजना जो है शुरू की जाएगी, ओके। तो ये चीज़ हो गई हमारी। फिर आगे देखते हैं कौशल विकास। कौशल विकास के तहत एक पोर्टल शुरू किया जाएगा, देश स्टॉक ई पोर्टल, ओके।
ये शुरू किया जाएगा। और इसमें क्या है जो है डिजिटल प्रशिक्षण दिया जाएगा, यानी ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जाएगा। बस इसके अंतर्गत यही है आपका ऑनलाइन प्रशिक्षण कौशल विकास के अंतर्गत। फिर हम आगे देखते हैं, आगे है शिक्षा, यानी कि पीएम की जो ई विद्या योजना है, ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जी की ई विद्या योजना है, ओके, जो है 1 क्लास 1 टीवी चैनल, इसके अंतर्गत 200 टीवी चैनलों को प्रसारित किया जाएगा। 200 टीवी चैनल जो है प्रसारित किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही पूछ सकता है कि 1 क्लास 1 टीवी चैनल के अंतर्गत कितने चैनलों को प्रसारित किया जाएगा, तो 200 टीवी चैनलों को प्रसारित किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो है देश की 100 यूनिवर्सिटियाँ शामिल होंगी, 100 यूनिवर्सिटी शामिल होंगी, याद रखिएगा। तो हमने क्या देखा, शिक्षा यानी ई विद्या योजना प्रधानमंत्री की है। 1 क्लास 1 टीवी चैनल के अंतर्गत 200 टीवी चैनलों को प्रसारित किया जाएगा। और क्या इसमें 100 यूनिवर्सिटियाँ शामिल होंगी, ये याद रखिएगा। ये शिक्षा के अंतर्गत इन्होंने इतनी घोषणाएं की है। फिर देखते हैं सक्षम आंगनबाड़ी, ये आंगनबाड़ी 2.0 योजना होगी, ओके। और इसमें नई पीढ़ी की जो है आंगनबाड़ी, जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी बनेगी, तो ये चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी आप जानते हैं आंगनबाड़ी में क्या होता है। फिर देखते हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी 1 बनाई जाएगी, डिजिटल यूनिवर्सिटी 1 बनाई जाएगी। अब पीएम डिवाइन योजना हम देखते हैं, डिवाइन क्या है, DEV, ओके, INE ऐसे लिख सकते हैं। तो DEV से क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, I से इनिशिएटिव हो जाएगा, NE से हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, ओके। तो हम क्या देखते हैं कि डेवलपमेंट कहाँ पर होगा, नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र से संबंधित है, ओके। तो हमने लिख दिया है हमें नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र से संबंधित है, बस इतना, डिवाइन से आप याद रखिएगा, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, ओके। फिर आगे देखते हैं वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, ओके। तो जो उत्तरी सीमा है, यानी जो चीन की सीमा है, वहाँ पर जो सीमावर्ती गांव हैं उनके विकास के लिए वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। फिर देखते हैं गिफ्ट IFSC, यानी गिफ्ट सिटी में जो है, गिफ्ट सिटी में विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों को शामिल करने की अनुमति दी जाएगी। चलिए हम एक बार और देखते हैं, जल्दी देखिएगा, फिर एक स्लाइड और है। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना रेलवे के द्वारा, ओके। ये बजट में प्रमुख घोषणाएं हैं, बजट की प्रमुख घोषणाएं ही देख रहे हैं क्या क्या घोषणा की गई है। तो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट योजना रेलवे के द्वारा शुरू की गई है। इसमें स्थानीय लोगों के व्यवसाय को बढ़ावा दिया जाएगा, बस इसमें इतना ही याद करना है आपको। फिर देखते हैं पर्वतमाला योजना, ये राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम है, राष्ट्रीय रोपवे कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत क्या है, ये जो है PPP मॉडल पर आधारित होगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और फिर बात करेंगे इसके अंतर्गत जो है 8 परियोजनाओं पर कार्य होगा और 60 किलोमीटर लंबा ये रोपवे, रस्सी का रास्ता, ओके, ये रास्ता से संबंधित है। तो रोपवे मतलब रस्सी का रास्ता, रोपवे, ओके। तो ये 60 किलोमीटर लंबा रास्ता होगा। फिर बात करते हैं किसान ड्रोन की शुरुआत की जाएगी, फसल मूल्यांकन, कीटनाशक और पोषक तत्वों के छिड़काव के लिए किसान ड्रोन का प्रयोग किया जाएगा। फिर देखते हैं कौशल विकास, देश स्टॉक ई पोर्टल इसके अंतर्गत शुरू किया गया है, इससे और क्या है, इसके अंतर्गत ऑनलाइन प्रशिक्षण दिए जाएंगे। फिर शिक्षा की बात करते हैं, ई विद्या योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो आपका इंपॉर्टेंट ही है, पीएम का ई विद्या योजना है। इसके अंतर्गत क्या है, 1 क्लास 1 टीवी चैनल की बात की गई है। शिक्षा के अंतर्गत 1 क्लास 1 टीवी चैनल की बात की गई है। इसके अंतर्गत जो है 200 टीवी चैनल प्रकाशित किए जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और क्या होगा, इसमें 100 यूनिवर्सिटियाँ भी शामिल की जाएंगी, इसके तहत भारत की 100 यूनिवर्सिटियाँ भी शामिल की जाएंगी। अगर बात करें सक्षम आंगनबाड़ी, तो नई पीढ़ी के लिए योजना है और आंगनबाड़ी में कुछ बताने वाला है नहीं इतना। फिर देखते हैं डिजिटल यूनिवर्सिटी 1 बनाई जाएगी। फिर पीएम डिवाइन को DEV से क्या हो गया, डेवलपमेंट हो गया, I से इनिशिएटिव हो गया, NE से नॉर्थ ईस्ट हो गया, नॉर्थ ईस्ट से संबंधित है, बस इतना आपको याद रखना है, ओके। फिर हम बात करते हैं वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम, उत्तरी सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। फिर बात करते हैं आगे गिफ्ट IFSC, तो गिफ्ट सिटी में जो है विदेशी विश्वविद्यालय और संस्थानों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, याद रखिएगा, ठीक है। इनिशिएटिव, ओके, ठीक, ये इनिशिएटिव। चलिए ये हो गया हमारा, बस एक पेज और देखते हैं कि कौन कौन सी बजट में घोषणाएं की गई हैं, ओके। चलिए देखते हैं, डिजिटल रुपया की बात करते हैं, ओके। डिजिटल रुपया जो है, RBI अपनी डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा, RBI जो है अपनी डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा, RBI के द्वारा अपनी डिजिटल करेंसी की शुरुआत होगी, किसकी, डिजिटल करेंसी की, याद रखिएगा, डिजिटल करेंसी, ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। RBI अपनी डिजिटल करेंसी शुरू करेगा, ओके, ये शुरू करेगा कि डिजिटल करेंसी की शुरुआत RBI के द्वारा होगी डिजिटल रुपये के रूप में। फिर देखते हैं नल से जल परियोजना, ओके, याद रखिएगा, नल से जल परियोजना के अंतर्गत कितने रुपए सरकार के द्वारा दिए जाएंगे, 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा होगा इस पर, ये अनुमान रेट ये पैसा याद रखिएगा, 60,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे
नल से जल परियोजना के तहत इतने रुपए दिए जाएंगे, ये याद रखिएगा। ये रुपए सीधा सीधा रुपए पूछ लेता है, किस योजना के तहत कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। ओके, फिर देखते हैं रिवर लिंक्ड प्रोडक्ट। ओके, रिवर जो है लिंक्ड प्रोडक्ट में कितने प्रोडक्टों के लिए बात की गई है? 5 के लिए। ओके, बजट के तहत, इस बजट के तहत जो है रिवर लिंक प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट नहीं, प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्टों की बात की गई है। रिवर लिंक प्रोजेक्ट कितने? 5 प्रोजेक्टों को बात की गई। फिर आगे आते हैं MSP, यानी किसान का जो न्यूनतम समर्थित मूल्य की मांग है, उसमें जो है गेहूं और धान की खरीद के लिए सरकार द्वारा 2.37 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी सरकार। 2.337 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। ये भी इम्पोर्टेंट राशि है, याद रखिएगा, राशि इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। MSP के तहत जो है MSP के तहत सरकार जो है गेहूं धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए खर्चा करेगी। फिर आगे हम देखते हैं कि राज्यों में जो राजकोषीय घाटे की अनुमति कितनी दी गई है? 4% दी गई है। और जबकि हमने केंद्र में अभी क्या देखा था, 6.4% थी और पिछले साल 6.9% रही थी, और अनुमानित किया गया था अगले साल में 4.5% का लगभग। ओके, तो ये चीज़ें थी। ओके, फिर आगे हम देखते हैं भारत में राजकोषीय घाटे की अनुमति कितनी दी जाएगी राज्यों में? 4% की। अब देखते हैं केन बेतवा परियोजना, ये क्या है? केन बेतवा परियोजना, ये केन बेतवा लिंक परियोजना हम कह सकते हैं इसको, केन बेतवा लिंक परियोजना। ये क्या है? नदी जोड़ो परियोजना है, याद रखिएगा, नदी जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना। इसके अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको याद करिए, वो चीज़ें पूछी जा सकती हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना, ये क्या है? नदी जोड़ो परियोजना है। इसके अंतर्गत अनुमानित व्यय कितना अनुमान लगाया गया है कि 44,605 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। 44,605 करोड़ रुपए का इसमें जो है अनुमान लगाया है, करोड़ रुपए का, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए इन्होंने दे दिया है। ओके, 1400 करोड़ रुपए दे दिया ही, याद रखिएगा। अनुमान कितना है? 44,605 करोड़ रुपए का अनुमान है कि इतना खर्चा लगेगा, और जिसमें से 1400 करोड़ रुपए लगभग इन्होंने दे दिया है। आगे हम बात करें तो इसमें जो है 60 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा दी जाएगी। ओके, 60 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा दी जाएगी। और भी चीज़ें देखिए, 60 लाख लोगों को क्या मिलेगा? पीने का पानी मिलेगा, पीने का पानी। ओके, अगर बात करें तो कितनी इसके लिए सिंचाई के लिए ज़मीन कितनी ली गई है? ज़मीन कितनी दी गई है सिंचाई ज़मीन? तो 9.08 लाख किलोमीटर, 9.08 लाख किलोमीटर ज़मीन दी गई है इस योजना के तहत सिंचाई के लिए। ओके, तो ये हमने जाना। और 62 लाख लोगों को पीने के लिए पानी की सुविधा उपलब्ध होगी इस योजना के अंतर्गत, तो आपका इतना ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखते हैं डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर 30% का कर लगेगा। ओके, 30% का कर लगेगा। डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कर कितना लगेगा? 30% का कर लगेगा, टैक्स लगेगा। फिर PM आवास योजना की बात करते हैं, तो अगर हम PM आवास योजना की बात करें तो 2022-23 में 80 लाख घरों को देने की योजना थी। ओके, 80 लाख लोगों को घर दिया जाएगा, ऐसी बात की गई है लोगों को। ठीक है, 80 लाख लोगों को घर दिया जाएगा। अगर इसमें पैसे की बात करें तो दिया गया है 48,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 48,000 करोड़ रुपए। 80 लाख लोगों के घरों के लिए 48,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, ऐसा इनका लक्ष्य है, ऐसा देने का वादा है। ओके, PM आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख लोगों के लिए, 80 लाख लोगों के घरों के निर्माण के लिए, ओके, 48,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ओके, फिर आगे देखते हैं रैंप योजना। रैंप योजना आपकी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो रैंप योजना की बात करें तो MSME मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है इसे, MSME मंत्रालय द्वारा। इसका पूरा नाम जानते हैं क्या है? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग संबंधी विकास। और इसके अंतर्गत रैंप प्रोग्राम के तहत 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट सारी राशियाँ, जितनी राशि बता रहे हैं सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इतने करोड़ रुपए अनुमानित दिए जाएंगे, अनुमान लगाया गया है किससे दिए जाएंगे। फिर देखते हैं रसायन मुक्त खेती, ये 5 किलोमीटर के क्षेत्र में की जाएगी, शायद गंगा के तट पर ही थी, 5 किलोमीटर के क्षेत्र में की जाएगी। चलिए हम एक बार और देखते हैं, फिर 2-4 और बच्चे हमको देखते हैं, बस क्लास खत्म करते हैं। डिजिटल रुपया, ओके, RBI शुरुआत करेगा डिजिटल करेंसी की, बस इतना ही आपको देखना है। फिर देखते हैं नल से जल परियोजना के अंतर्गत 60,000 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ओके,
ऐसा वादा है, दी जाएगी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ सकता है कि नल से जल परियोजना के तहत कितने रुपए की राशि का अनुमान लगाया गया है या कितना दिया गया है सरकार के द्वारा, तो ये राशि पूछ सकता है। क्योंकि अभी हाल ही में जब जूनियर एडेड का एग्जाम हुआ था तो उसमें भी रुपए ही पूछा था। बहुत सारे एग्जाम में पूछ लेता है कि कितने रुपए इस योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। फिर देखते हैं रिवर लिंक्ड प्रोजेक्ट, इसके अंतर्गत 5 प्रोजेक्टों को शुरू किया जाएगा। ओके, फिर देखते हैं एमएसपी के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए सरकार के द्वारा 2.37 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ओके, का खर्चा किया जाएगा। एमएसपी के तहत गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ओके, सरकार के द्वारा खर्च किए जाएंगे। फिर आगे देखते हैं राज्यों में राजकोषीय घाटे की अनुमति कितनी है, 4% है, ये राज्यों के लिए है। फिर बात करते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना, ये क्या है, एक नदी जोड़ो परियोजना है। इसके अंतर्गत अनुमान लगाया गया है कि 44,605 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसमें से 1400 करोड़ रुपए इन्होंने दे दिया है। इसके अंतर्गत क्या है कि लगभग 60 लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और सिंचाई के लिए भूमि 9.08 लाख करोड़ रुपए की रखी गई है सिंचाई के लिए 9.08 किलोमीटर। ओके, 9.08 लाख किलोमीटर इतनी ज़मीन इन्हें प्राप्त हुई है सिंचाई के लिए। फिर आगे देखते हैं डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितना टैक्स लगेगा, 30%। डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से टैक्स कितना लगेगा, 30% लगेगा। फिर पीएम आवास योजना की बात करें तो इसके अंतर्गत 80 लाख लोगों के घरों के निर्माण की बात की गई है और इसके अंतर्गत 48,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, आवंटित किए गए हैं। ओके, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सारे आंकड़े जो है हमने बताए हैं, सारे इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं वही बताए हैं। 48,000 करोड़ रुपए के दिए जाएंगे, 80 लाख घरों के लिए। ओके, फिर देखते हैं रैंप योजना एमएसएमई के द्वारा शुरू किया गया। इसमें जो है 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 6,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे चीज़ें। जितने भी पॉइंट पढ़ाए गए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तभी एक क्वेश्चन तो फंसेगा इसमें से पक्का, 1 नंबर आपका पक्का है। फिर रसायन मुक्त खेती, ये 5 किलोमीटर के क्षेत्र पर लगभग की जाएगी। गंगा के तट के क्षेत्र पर, शायद गंगा नदी ही थी। ओके, तो रसायन मुक्त खेती वहाँ पर की जाएगी। तो हमने ये देख लिया, 2-4 पॉइंट और बचे हैं, उनको भी देख लेते हैं। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बजट से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है आएगा। ओके, चलिए लास्ट में हम देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए हम लास्ट में देखते हैं क्या है। तो हमने क्या लिखा है, पहले लिखा है अनुसूचित बैंक। ओके, तो आज़ादी के अमृत महोत्सव में जो है, आज़ादी के अमृत महोत्सव में 75 जिलों में 75 बैंक यूनिट बनाए जाएंगे। 75 जिलों में 75 बैंक। ओके, क्या देखते हैं हम, आज़ादी के अमृत महोत्सव में अनुसूचित बैंक जो है 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक होंगे ये। ओके, 75 डिजिटल बैंक होंगे, डिजिटल बैंक। ओके, तो हमने क्या देखा, आज़ादी के अमृत महोत्सव में के अंतर्गत जो अनुसूचित बैंक हैं तो 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्थापित की जाएगी। याद रखिएगा, 75 जिलों में 75 बैंकिंग यूनिट स्थापित की जाएगी अनुसूचित बैंकों की। ओके, फिर देखते हैं वंदे भारत रेलगाड़ी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो वंदे भारत रेलगाड़ी जो है ये अगले 3 वर्षों में 400 रेलगाड़ियों के निर्माण का लक्ष्य है। अगले 3 साल में 3 वर्ष में 400 रेलगाड़ियों का निर्माण होगा, 400 रेलगाड़ियों का निर्माण होगा। ओके, ये याद रखिएगा। फिर देखते हैं रेल मार्ग नेटवर्क के तहत 20,000 किलोमीटर को जोड़ा गया है। रेल मार्ग के तहत 20,000 किलोमीटर को जोड़ा गया है। याद रखिए, ये कवच योजना है, उसके अंतर्गत, कवच योजना के अंतर्गत, ये कवच है रेलवे की योजना, कवच के अंतर्गत जो है 20,000 किलोमीटर 2,000 किलोमीटर रेल मार्ग को जोड़ा गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अनुसूचित बैंक, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में अनुसूचित बैंक 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकों की यूनिट स्थापित की जाएगी। वंदे भारत योजना के अंतर्गत अगले 3 वर्षों में 400 रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाएगा। फिर देखते हैं रेल मार्ग नेटवर्क के अंतर्गत 2,000 किलोमीटर जोड़े जाएंगे, ये कवच योजना के तहत है। ओके, तो इसी के साथ हमारी बजट की क्लास खत्म होती है। ये एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, ध्यान से सुनिए, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है, इसमें से एक क्वेश्चन पक्का फंसेगा, प्लीज़ देखिए और शेयर करिए। ओके, चलिए इसी के साथ हमारी ये क्लास खत्म होती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, इससे आपको क्लास की लिंक मिल जाएगी। टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, टीचिंग लर्नर्स बाय शालिनी श्रीवास्तव, ये हमारी क्या है, टेलीग्राम आईडी है। शालिनी श्रीवास्तव पूरा नाम है, ठीक है, आईडी है टेलीग्राम आईडी, तो इस पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल की लिंक आपको मिल जाएगी। ओके, और ये क्लास आप कम से कम 2 बार देखिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पक्का है एग्जाम में आपके आने का, हर हालत में एक क्वेश्चन आएगा। ओके, तो इसी के साथ आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।